नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में और सबसे पहले हम सबसे निवेदन करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। लोकसभा सत्र में जो-जो हंगामे हो रहे हैं, हम सब खुलेआम देखते हैं और बहुत अच्छा है लाइव टेलीकास्ट आता है तो लोगों को पता भी चलता है कि किस तरह से संसदीय कामकाज हो रहा है आजकल। और पर्टिकुलरली हमारे विपक्ष के बारे में, जैसे वो वहाँ बैठे मकर द्वार के ऊपर चाय पी रहे, बिस्किट खा रहे या हमारे एलओपी जॉइन करते हैं, जैसा लगता है मानो पिकनिक मना रहे हैं। तो जब एक तरफ बात होती है युद्ध के बारे में, तो दूसरी तरफ ये दिखता है कि कैसे हमारे विपक्ष के लोग बैठकर आराम से चाय पीते हुए एलपीजी गैस के सिलेंडर के बारे में फिर बात करते हैं। तो एनीवे सर हम ये कहना चाहेंगे कि विपक्ष बार-बार जो है सरकार के ऊपर आरोप लगाते तो है ही, लेकिन साथ-साथ हमारे जो संवैधानिक संस्थानें हैं उसके ऊपर तो कई सारे आरोप लगाए हैं। अभी लोकसभा स्पीकर के ऊपर जो उन्होंने मोशन लाया था वो कैसे गिर गया ये हमने देखा। इसके पहले भी 2 हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी इन्होंने इम्पीचमेंट लाने का मोशन लाया था। बाद में अब कल शायद ये हुआ है कि हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ज्ञानेश कुमार जी, उनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट लाने का कोशिश करेंगे, मोशन लाने का कोशिश करेंगे और लगभग नियर 190 जो मेंबर्स है, उन्होंने साइन किया है लोकसभा मेंबर्स ने। लेकिन सर बात ये है कि बार-बार इस तरह से हमारे जो संवैधानिक संस्थानें हैं, उनके ऊपर इस तरह के डाउट्स क्रिएट करना कितना अ, एक हम कह सकते हैं हमारे संविधान के लिए जो लाल किताब लेके हमेशा बात करते हैं खतरे में है, वो ये भी सोचना चाहिए हम लोगों को कि क्या इस तरह का अविश्वास दिखाना हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा है या नहीं? तो आज इसी के बारे में चर्चा होगी क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी जो है वो टारगेट हो रहे हैं राहुल गांधी जी का और साथ-साथ उनका ममता बनर्जी। तो इसी से जुड़ी चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट देवेंद्र कुमार सर। सर थैंक यू आप जुड़े हमारे साथ। धन्यवाद वर्षा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू और आज सर बहुत अच्छा दिन है, विशेष दिन है। आज पाई डे है, हमारे आर्यभट्ट ने जो पाई की वैल्यू निकाली थी 3 पॉइंट समथिंग लाइक दैट 14 जो होता है 22/7 वो पाए जो बाद में फिर किसी और ने उसको आगे बढ़ाया और उसके मेमोरी में आज पाई डे मनाते हैं। तो गणित दिवस भी है आज, तो आज ये हम बात करेंगे ज्ञानेश कुमार जी का गणित कहाँ बिगड़ गया सर कि सब लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। इनका गणित जो है वो 370 में है। ओके, 370 वाला गणित है ये। क्योंकि अच्छा, देखिए वैसे राहुल गांधी जी को अगर हम समझे तो राहुल गांधी जी ने पिछले काफ़ी समय से इस प्रकार के सार्वजनिक भाषण में ये बोलते हैं कि अधिकारी समझ लें कि ये सत्ता में जो सरकार बैठी है वो कायम नहीं है, हम आएँगे, देख लेंगे। इस प्रकार से वो अधिकारियों को डराने की कोशिश करते इनडायरेक्टली। राइट, राइट, और अगर हम देखें तो ये कांग्रेस की ये पुरानी नीति भी रही। जो उनके समर्थन में नहीं बोलेगा, तो वो उसको डराएँगे। और इसके लिए एक बड़ा उदाहरण मैं आपको दूँ जब ये आपातकाल लगा हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस जज ने माननीय न्यायाधीश ने जो इंदिरा गांधी जी का चुनाव खारिज करने का और उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का जो निर्णय देना था, कहते हैं वो करीब-करीब 1 सप्ताह तक वो किसी से मिले नहीं थे। हुँ, एक मैं इसे एकदम लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो अंडरग्राउंड हुए। उनको लालच दिया गया था, उनको कहते हैं उनको धमकाने की भी कोशिश हुई, उस समय में। राइट, सत्य तो अभी वो भी है नहीं तो कौन बता पाएगा, परंतु अ, राजनीतिक गलियारों में ये सब बातें होती थी। तो कांग्रेस की ये नीति जो है वो आज से है नहीं। वो शुरुआत से आरंभ से ही ऐसा ही रहा है कि जो अधिकारी उनके हित की बात नहीं करता है, उसके ऊपर इस प्रकार के
अ, कहते हैं धमकियां देने की बात पर उतारू होते हैं। हुँ, जहां तक ज्ञानेश कुमार जी का प्रश्न है, ज्ञानेश कुमार जी तो अभी वर्तमान में देखिए तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कांग्रेस को इस प्रकार के इम्पीचमेंट लाने से पहले ये सोचना तो चाहिए कि क्या उनके पास इस प्रकार से आरोप लगाने का और इस प्रकार से इम्पीचमेंट लाने का कोई नैतिक अधिकार है क्या? क्योंकि 1996 से 2001 के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त थे एमएस गिल। एमएस गिल 2004 में कांग्रेस ने उनको पंजाब से राज्यसभा में भेजा, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद। फिर 2008 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, वैसे वो सरकार तो रिमोट कंट्रोल से सोनिया जी चलाती थी, एमएस गिल को युवा और खेलकूद मंत्री बनाया गया। तो प्रश्न ये उठता है कि जब एमएस गिल 3 ही वर्षों में कांग्रेस में आ गए, तो ये 5 वर्षों के दौरान उन्होंने जो निर्णय किए होंगे, क्या वो निर्णय निष्पक्ष होंगे या कांग्रेस के समर्थन में? राइट, स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी में जाता है, तो उसके पूर्व में जो निर्णय होंगे वो कभी ना कभी तो उन्होंने तय करके रखा ही होगा। तो निर्णय उनके जो होंगे वो निष्पक्ष नहीं रहे होंगे या उन निर्णयों की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्नार्थ चिन्ह तो लगता ही है। एक और राइट। नाम बताऊंगा, नवीन चावला। हुँ, नवीन चावला के बारे में मैं बताता हूं, जब आपातकाल लगा इस देश पर, नवीन चावला की भूमिका उस समय संदेहास्पद थी। कहा जाता है वो संजय गांधी के बहुत करीबी थे। इतना ही नहीं, नवीन चावला जी के परिवार द्वारा जो सार्वजनिक ट्रस्ट चलाए जाते थे, उन ट्रस्ट में कांग्रेस के नेताओं के द्वारा और सांसदों के द्वारा दान दिया जाता था। अब जब आप किसी आपके परिवार वाले ट्रस्ट चलाते हो, उसमें कोई पार्टी के नेता, सांसद आपको दान देता है, राइट, तो उस व्यक्ति के निर्णय कैसे निष्पक्ष होंगे? और इससे भी बड़ी बात ये है कि नवीन चावला जो 2009 से 2010 तक 16वें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उस समय उन्हीं के साथ जो चुनाव आयुक्त थे गोपाल स्वामी जी, हुँ, जब इलेक्शन आए उन्होंने सीईसी ने उस समय राष्ट्रपति जी को खत लिखा है। उन्होंने राष्ट्रपति जी को कहा है कि इनको हटाइए, ये निष्पक्ष नहीं है। हमारी जो चुनाव कमीशन में जो बातें होती हैं, वो बातें कांग्रेस मुख्यालय तक लीक हो जाती हैं इनकी वजह से। इस प्रकार के आरोप लगे थे उस समय। इम्पीचमेंट नहीं आया। अब और एक, जिनके ऊपर वैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा काफ़ी आदर है उन पर, टीएन शेषन। अगर आज मॉडल ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगते हैं, तो वो टीएन शेषान की वजह से। आज अगर राजनीतिक पार्टियां सीधी चल रही हैं, वो ऑडिट समय पर देती हैं, सार्वजनिक दीवारों पर को खराब नहीं कर रही हैं, तो इनका श्रेय श्री टीएन शेषन को जाता है। येस, परंतु राइट, टीएन शेषन भी वो 10वें आयुक्त थे 1990 से 1996 तक। 1999 में वो गुजरात के गांधीनगर से एल के अडवाणी के विरुद्ध कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। हुँ, अरे! राजीव गांधी को टीएन शेषन का नाम देने वाले जो व्यक्ति थे, वो उस समय राजीव गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे। हालांकि वर्तमान में वो भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं, सुब्रमण्यम स्वामी जी। शेषन का नाम देने वाले तो राजीव गांधी को ये थे, सुब्रमण्यम स्वामी।
अब टीएन शेषन कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, यहां तक छोड़ दीजिए, चलिए तो 1999 आ गया, जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उस समय जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट का चुनाव हो चुका था। फिर भी टीएन शेषन ने चुनाव रुकवा दिए, ताकि एक सहानुभूति की लहर आए और जिसका फायदा कांग्रेस को मिले। ये अलग बात है, इतना मिला नहीं, जितना इंदिरा जी के समय में मिला था। तो ये जो बातें हैं, तो ये सारे के सारे लोग कांग्रेस के साथ कभी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी रह चुके हैं। परंतु उस समय का जो विपक्ष था, वो कम से कम इतना समझदार था कि कुछ भी है, ये संवैधानिक बॉडी है ये, और इसके ऊपर प्रश्नार्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता जो सामान्य लोगों में है, वो बनी रहनी चाहिए। इस वजह से आरोप शायद लगे होंगे, परंतु इस प्रकार से डराने की जो कोशिश हो रही है अभी ज्ञानेश कुमार जी को, ऐसी कोशिश उस समय के विपक्ष ने नहीं की, यस सर। क्योंकि ये तो सर बात। विपक्ष हाँ, उस समय एक जिम्मेदार विपक्ष की तरह एक्ट करता था। आज की तरह अच्छा, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना विपक्ष नहीं था। पूरा भारत ये यस, चाहता है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, गैर जिम्मेदाराना नहीं, इस प्रकार से इर्रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए। जब देश के समक्ष कोई आफत खड़ी है, तब आप सरकार की आलोचना कीजिए, सरकार जहां पर भी गलती करती है, आप सरकार को प्रश्न कीजिए। परंतु आप इस प्रकार से एक संवैधानिक संस्था के ऊपर और संविधान पद पर विराजमान किसी व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश और उसको डराने की कोशिश जब आप करते हैं, तो आप संदेहास्पद स्थिति में आते हैं, वो नहीं। सर दूसरी बात ये है सर कि ज्ञानेश कुमार जी जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके खिलाफ टीएमसी का ये जो मोशन है उसके ऊपर काफी सारे सांसदों ने जैसे साइन किया है इम्पीचमेंट के लिए। तो सर क्या ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो उनके बातों में नहीं आ रहे या फिर उन्होंने जो अभी एसआईआर शुरू कार्रवाई शुरू की है, तो ये एक तरह से बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर हो, ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर लाने का एक प्रयास हम कह सकते हैं, ये लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है सर? और इसकी वजह से जो सामान्य व्यक्ति है हमारे जैसे, उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, इतने बड़े-बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे इंस्टीट्यूशंस है, वो क्या पॉलिटिकल गेम के टारगेट बन गए? देखिए, इसका ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर जो अभी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और ये एक प्रकार से उनको डराने की कोशिश हो रही है। इसका एक कारण जो है, इनकी जो मत बैंक थी, जो वोट बैंक बनाकर छोड़ी, वो वोट बैंक एसआईआर की वजह से वो वोट बैंक खत्म हो रही, और ज्ञानेश कुमार जी किसी के भी दबाव में नहीं आए इस विषय। बिल्कुल। वो हालाँकि वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, वैसा उन्होंने किया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में वो नहीं आए। और जैसे मैंने पहले के जो उदाहरण दिए, तो वो स्वाभाविक रूप से किसके दबाव में रहते थे, किसके स इन जिनकी निष्पक्षता स्वाभाविक ही संदेहास्पद लगती हैं वर्तमान में तो, जैसे टीएमसी करती हैं, तो टीएमसी का वोट बैंक क्या है वहाँ पर? ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर जो घुसपैठ कर घुसे हैं, ऐसे घुसपैठ ही है। तो जैसे कि उस समय कुछ आया था कि कुछ ऐसे बूथ हैं, ऐसे करीब-करीब 900 से ज़्यादा बूथ मिले थे, जहाँ पर पिछले 20 वर्षों से कोई किसी की मृत्यु ही नहीं हुई। अब शायद वहाँ पर भगवान ने अमरत्व लिख दिया होगा, अमृत वहीं पर ही पड़े होंगे, तो कोई वहाँ पर किसी की मृत्यु नहीं हो रही। इतना बड़ा कोविड चला गया।
यही टीएमसी आरोप लगाती थी कि बहुत ज्यादा मृत्यु हो गई है, सरकार आंकड़े नहीं दे रही है। परंतु उनके वहां पर ऐसे बूथ हैं, जहां पर पिछले 20 वर्षों से किसी की मृत्यु नहीं हुई। ऐसे लोग मिले जिनके 15, 20, 25, 30-30 बच्चे हैं। ऐसे मतदाता मिले, उस मतदाता के पिता और मतदाता के बीच की जो आयु है करीब 10, 15, 20 वर्ष की लगती है। ऐसे भी लोग मिले वहां पर। काफ़ी सारी डिटेल मीडिया में है। तो इनकी समस्या ये नहीं है, ज्ञानेश कुमार नहीं है, इनकी समस्या जो है ज्ञानेश कुमार जी ने इनकी जो ये फर्जी वोट बैंक बनी थी, जो फर्जी वोटर्स बने, ये जो निकल गए, समस्या उनकी ये है। मैं आपको बताऊँ, कभी भी ममता बनर्जी हिंदुत्व की बात नहीं करती थी, मंदिर की बात नहीं करती थी। वो मंदिर बनाने की बात कैसे करने लगी ऑल ऑफ अ सडन? यस। क्योंकि उनको पता चल गया कि उनके जो वहां पर मुसलमान घुसपैठिए और मुसलमान वोट बैंक उन्होंने जो बनाकर रखी थी, उस वोट बैंक को कहीं न कहीं एसआईआर से बहुत बड़ा धक्का लगा है। और दूसरी बात जो है, ये जो पूरा विपक्ष है, ये पूरा विपक्ष 2 लोगों से वर्तमान में सबसे ज़्यादा द्वेषपूर्ण है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे हमारे गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि यस। अमित शाह भी वैसे तो किसी के दबाव में आने वाले व्यक्ति नहीं है। हुँ। वो कठोर हैं, यस। बट अत्यंतिक कठोर हैं वो। भावनात्मक बातों में वो नहीं आते। उनका कोई भी निर्णय कभी भी भावनाओं में बहकर नहीं आएगा। पहले होते थे। शिमला करार को अगर देख लीजिए, तो वो भावनात्मक बातों में बहकर ही हुआ था अन्यथा हमारे 51 वॉर ऑफ प्रिजनर्स वहाँ पर थे जो हम नहीं ला पाए। अब ज्ञानेश कुमार जी को कुमार से इनकी जो समस्या है इसका एक कारण ये भी है कि जब 70 सालों से 75 सालों से जिस नासूर ने हमारे अनेक शौर्यवान सैनिकों की जान ली, हुँ। हमारे अनेक शौर्यवान सैनिकों ने अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ा। उस कश्मीर की जो समस्या की जड़ जो थी वो आर्टिकल 370। यस। कुछ कहते थे कि ये झंडा उठाने भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये महबूबा मुफ्ती वहां पर बैठकर धमकियां देती थी भारत की। ये भारत की संप्रभुता पर एक धमकी थी। देशद्रोह कह सकते हैं इसको। हुआ कुछ नहीं। शांतिपूर्ण तरीके से आर्टिकल 370 हट गया। जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा जो था वो पुनर्गठित भी कर दिया गया। अब यहाँ पर जो है हमको ये लगता है कि ये हो गया, परंतु ज्ञानेश कुमार जी का जो रोल है इसमें बहुत बड़ा। ज्ञानेश कुमार जी उस समय गृह मंत्रालय में पोस्टिंग थी उनकी एडिशनल सेक्रेटरी। जो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करने के लिए जो बिल बना, द रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो बना, उस बिल को बनाने में ज्ञानेश कुमार जी का बहुत बड़ा रोल था। तो इनकी चलिए। दुश्मनी कहीं न कहीं अगर दुश्मनी देखिए, तो हमने जिसको बचाकर रखा था, उसको हटाया कैसे? और आप थे उसमें, बड़े रोल आपके थे, बड़ी भूमिका आपकी थी। हम आपको डराएँगे, हम आपको धमकाएँगे, हम आपकी जो विश्वसनीयता है उसको खत्म करेंगे। ज्ञानेश राइट। कुमार जी से इनका जो द्वेष है, इनकी जो शत्रुता है, वो इस वजह से भी है। इसकी बुनियाद में कहीं न कहीं आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन भी है। यस। वैसे हम जानते हैं कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, आज भी ये कहते हैं नहीं हमें स्टेटहुड दे दीजिए। ये समस्या इनकी यहाँ पर जड़ जो है वो यहाँ पर है। ज्ञानेश कुमार जी को डराना, धमकाना, उनकी विश्वसनीयता को खत्म करने का प्रयास करना, इसकी जड़ जो है वो यहाँ पर है। क्योंकि यस। आने वाले समय में आप देखिएगा, जम्मू कश्मीर में जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी,
1947 से पहले जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, वो बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी, लेकिन बुनियाद उसकी वहीं पर ही थी। हाँ, बिल्कुल, आइडियोलॉजी तो वही है, वहीं अभी से भी है। ही जो ये पीडीपी बनी, लेकिन वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी है, वो पीपल जिसकी बात करती है, वो तो केवल घाटी के मुसलमान ही हैं। वो लद्दाख के बौद्ध नहीं है, वो जम्मू के हिंदू नहीं है। जो सीटों का आवंटन हुआ था, वो भी उसी प्रकार से हुआ था। हुँ, घाटी में सीट ज़्यादा दे दिए थे आपने, ताकि जो मुख्यमंत्री बनेगा, वो वहीं से ही आएगा। तो आने वाले समय में ये जो 2 पार्टियाँ जो जम्मू कश्मीर की रियासत मतलब वर्तमान स्थिति में जिनको 2 घराने कहा जाता था, कि ये राजघराने हैं, ये राजघरानों का जो राज था, ये समाप्त होने वाला है। तो इनकी समस्या यहाँ है कि हमने जो राजघराने पैदा किए, हम नहीं राज कर पा रहे थे, तो हमने हमारे वहाँ पर तोते बिठाए, हमने वहाँ पर हमारी कठपुतलियाँ बिठाई, अब वो कठपुतलियाँ खत्म होने वाली। तो समस्या जो है वो यहाँ है। ज्ञानेश कुमार जी से इनकी जो समस्या है वो 370 भी है। हुँ, 370 जो हटा उसमें ज्ञानेश कुमार जी का जो रोल था, वह भी है। यस। ये सर मोरल ऑफ द स्टोरी हम ये कह सकते हैं कि अ, ज्ञानेश कुमार जी का रोल और साथ में एसआईआर की प्रक्रिया लाना और सर बहुत ज़रूरी भी था। हर साल सर दिवाली के जब आती है तो हम हमारे घर की साफ-सफाई करते हैं सब लोग। तो ये तो सर इलेक्शन की प्रक्रिया में साफ-सुथरा रखने का एक प्रयास है जिसका विरोध ये क्यों कर रहे हैं ये अब सबको पता है। लेकिन सर कोई भी हो एक्स वाई जेड जब कोई संवैधानिक पद के ऊपर बैठता है तो हम जैसे कॉमन लोग अगर ये समझ पाते हैं कि इस तरह का इम्पीचमेंट लाना अविश्वास दिखाना मतलब उस संस्था को भी एक तरह से आघात पहुंचाना होता है तो ये बात बिल्कुल क्लियर है लेकिन क्या करें अब हमारे एलओपी हो या फिर हमारी ममता दीदी हो वो अपनी राजनीति खेलते हैं अपने ढंग से खेलते हैं और उनके इस रवैये से हमने कितनी बार देखा है कि हमारे संविधान संवैधानिक संस्थानों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है फिर। तो सर थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ जुड़े और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम वर्षा जी। यस। धन्यवाद।